बुढ़ापे की कुरूपता। अक्षय आज ऑफिस से आया। आते ही उसके माथे पर परेशानी की झलक नजर आ रही थी, क्योंकि रात दिन अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर वह अंदर ही अंदर घुल रहा था। बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निकले। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उनकी कमर भी झुकी हुई थी। बच्चों को तो ये बताने में तक शर्म आती थी कि ये हमारी दादी हैं। वह उनको बहुत ही हीन दृष्टि से देखा करते थे, और यही हाल अक्षय की पत्नी का भी था। वह भी अपनी सास का बिल्कुल भी मान सम्मान और इज्जत न करती थी, जबकि अक्षय की माँ अपना काम सब खुद ही कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। एक दिन अक्षय के बेटे रिंकू का एक फ्रेंड घर पर उससे मिलने आ रहे थे, तो रिंकू ने अपनी दादी से बड़ी ही बेरुखी से कहा था, दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। अक्षय की माँ ने बहुत प्यार से कहा, नहीं आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। कविता ने जोर से डांटते हुए कहा, क्या हुआ रिंकू, क्यों चिल्ला रहे हो? अक्षय की पत्नी कविता ने किचन से ही आवाज़ लगाई, देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। रिंकू ने शिकायत भरे लहजे में कहा, माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों की बेइज्जती करवाती हो? कविता ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा, बेचारी सरस्वती देवी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी भी हो रही थी, किंतु वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। अक्षय बाजू के कमरे से सब कुछ सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। ये सब कुछ देखकर वह अंदर ही अंदर कुढ़ता था, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे तो क्या करे, अपनी माँ को इस होने वाले अपमान से कैसे बचाए। अगर वो कुछ भी कहता तो उसकी पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी उसे सही लगते हैं, क्योंकि वो एक ऊंचे दर्जे का अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था और उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को अक्षय की पत्नी ने कहा, देखो जी अब तो कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी घर आई थी। माँ जी अपने देहाती अंदाज में उनसे मिली। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी ये बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं और इलाज कराने आई हैं। अक्षय को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती जी अच्छी तरह से जानती थी, और बेटे को कोई कष्ट ना हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह भी लेती थी। अक्षय बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और समाज में रहने का स्टेटस था, तो दूसरी तरफ माँ थी। आखिर माँ से अपने बेटे की ये दयनीय हालत देखी नहीं गई। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, अक्षय बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ वहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अक्षय ने आचार्य से पूछा। अरे सब गांव वाले हैं तो, और वो तुम्हारे मामा जी, वो भी तो उसी गांव में ही रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं करके आएंगे ना। कविता तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा बहुत सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। अक्षय जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था,
किंतु परिवार, पत्नी और समाज के उसके मनोभाव को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके चाचा जी, जो कि अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। अक्षय जब बहुत छोटा था, उसके पिताजी भी जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत ही उत्साहित था। अमेरिका से अक्षय के चाचा जी जो आ रहे थे, जैसे ही चाचा जी ने घर में कदम रखा, सबने मिलकर बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों अक्षय, भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं? चाचा ने बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, उनका यहाँ मन नहीं लगा, कविता ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। चाचा जी ने अक्षय की ओर देखा तो अक्षय ने अपनी आंखें झुका ली और वो सब कुछ समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। ये सुनकर अक्षय की पत्नी कविता का मन कुंद हो गया और बच्चों का भी मुंह बन गया, लेकिन चाचा के आगे किसी की कुछ बोलने की हिम्मत न थी। सब लोग दूसरे दिन सभी गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती जी को तो बहुत तेज बुखार है और वह पलंग पर असहाय पड़ी हैं। अक्षय के चाचा जी दौड़कर सरस्वती जी के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती जी की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा अक्षय, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। चाचा जी ने अक्षय को तेज आवाज में डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, अक्षय का कोई दोष नहीं है, मैं तो खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहिए। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? चाचा जी ने कविता की ओर गुस्से से देखा। कविता निरुत्तर होकर अक्षय को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा अक्षय, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 4 साल के थे, तब छत से नीचे गिर गए। गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इसी कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कविता, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को उच्च अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये क्या दशा कर दी है? तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। चाचा जी की आंखों से अश्रुओं की जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती जी से कहा। उन्होंने जो राज बताया था, उसके बाद तो अक्षय को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध माफ़ी के लायक नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। अक्षय ने गुस्से वाली दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों की ओर देखा। कविता को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती जी से आंख मिलाए। सरस्वती जी ने कविता की मन स्थिति को समझकर उसको प्यार से अपने पास बुलाया और अक्षय को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश भी की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कविता और बच्चों ने सरस्वती जी के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ भी कर दिया। फिर अक्षय के चाचा जी ने भी सरस्वती देवी के निर्णय में उनका साथ दिया और उनको उनके बच्चों के पास छोड़कर वे फिर अमेरिका लौट गए। तो दोस्तों, हमें यहाँ तक लाने वाले हमारे माँ बाप ही होते हैं। ऐसा कोई सामाजिक स्तर या कोई ऐसा परिवार ही नहीं है जिसमें माँ बाप की कुरूपता का कोई स्थान हो। माँ बाप का हमारे साथ खड़े होना अपमान का नहीं, बल्कि गर्व का गुरूर होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।